नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। आर्यभट्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एआई और स्मार्ट टेक्नोलॉजी विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जहां इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार के की नोट स्पीकर अमेजॉन कंपनी के सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर शालीन ने शिरकत कर अभ्यर्थियों को भविष्य निर्माण के गुर साझा किए। सेमिनार का उद्देश्य विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी की शक्ति से परिचित कराना था। अजमेर के चाचावास स्थित आर्यभट्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एआई और स्मार्ट टेक्नोलॉजी विषय पर एक सेमिनार का आयोजन हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार में के नोट स्पीकर अमेजन कंपनी के सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर शालीन ने शिरकत कर अभ्यर्थियों को भविष्य निर्माण के गुर साझा किए। सेमिनार का प्रारंभ दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि का स्वागत कंप्यूटर साइंस विभाग के एचओडी प्रकाश शर्मा द्वारा बुके व प्राचार्य डॉक्टर एसके माथुर द्वारा मोमेंटो देकर किया गया। इस सेमिनार का उद्देश्य विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी की शक्ति से परिचित कराना था, ताकि वे आने वाले समय में कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में बेहतर दक्षता के साथ कार्य कर सके और अपनी स्किल्स को बढ़ा सके। इस अवसर पर कॉलेज के निदेशक डॉक्टर अमित शास्त्री ने संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे सेमिनार विद्यार्थियों को एआई और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के भविष्य की दिशा में एक बेहतर समझ प्रदान करेंगे और उन्हें इस क्षेत्र में नवाचार और विकास की दिशा में प्रेरित करेंगे। जहां कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एसके माथुर ने बताया कि इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, उससे संबंधित जानकारियां साझा की। साथ ही वर्तमान की स्थिति को देखते हुए एक इंजीनियरिंग का अभ्यर्थी अच्छी से अच्छी कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके बेहतर प्लेसमेंट ले सके, इससे संबंधित गाइडेंस व जानकारियां भी बताई गई। इस सेमिनार में एक्सपर्ट ने अपने कार्य अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों को बेहतर भविष्य बनाने की प्रेरणा दी। अभ्यर्थियों ने इंटरेक्टिव सेशन में भाग लिया, जिसमें अभ्यर्थियों ने एक्सपर्ट से कई सवाल जवाब किए। ये सेमिनार करीब 3 घंटे तक लगातार चला। इस सेमिनार से निश्चित तौर पर कॉलेज के अभ्यर्थियों को आने वाले समय में बेहतर भविष्य निर्माण में सहायता प्रदान होगी। वहीं दूसरी ओर एक्सपर्ट शालीन आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज के सेमिनार में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कंपनीज में प्लेसमेंट लेने के लिए जानकारियां साझा की। इस तरह के सेमिनार आर्यभट्ट इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा किए जा रहे हैं। यह बच्चों के भविष्य निर्माण में निश्चित तौर पर लाभकारी साबित होगा। कॉलेज के विद्यार्थियों ने सेमिनार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जानकारियां ग्रहण की और देश विदेश की बेहतरीन कंपनियों में कैसे प्लेसमेंट हासिल कर सके, इससे संबंधित कई गाइडलाइंस को एक्सपर्ट के माध्यम से सीखा। आज आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एआई और प्लेसमेंट से रिलेटेड एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ। इस सेमिनार में अमेजन यूएसए में वर्क करने वाले मिस्टर शालीन पधारे। इन्होंने एआई के बारे में इंटरनल नॉलेज दी, एआई की क्या एप्लीकेशन है, किस तरह से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एआई में अपना कैरियर बना सकता है, एआई के कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, इन सब के बारे में डिस्कस किया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से प्लेसमेंट में प्रिपरेशन करके एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट पाया जा सकता है, किस तरह से किसी कंपनी में आगे बढ़ सकते हैं और नए नए कैरियर में नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। इन सब के बारे में डिस्कशन हुआ। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स का इंटरेक्टिव सेशन रहा, जिसमें उन्होंने अपने क्वेश्चन आंसर पूछे। उन्होंने बहुत सारी क्वेरी की, जिसका एक्सपर्ट ने सॉल्यूशन किया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं मिस्टर शालीन के, जिन्होंने अमेजन यूएसए से टाइम निकालकर हमारे लिए ये एक सेमिनार दिया और बच्चों का मार्गदर्शन किया। और हमने उनसे विनती की है कि वो पधारते रहें। जब भी उनका इंडिया आवास हो तो जरूर वो हमें सूचित करें। हम चाहेंगे कि वो हमेशा आए और हमारे बच्चों का इसी तरह से मार्गदर्शन करें और हमारा आर्यभट्ट का बच्चा अपना उज्जवल भविष्य बना सके। और भी इस तरह के सेमिनार हम करते रहेंगे भविष्य में भी। अभी अगले महीने में और 1 या 2 इंटरनेशनल सेमिनार्स हैं, जिसमें हम और नई नई तकनीकों पे डिस्कशन करेंगे, बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे और चाहेंगे कि हमारा बच्चा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना कैरियर बना सके। धन्यवाद। आज आर्यभट्ट कॉलेज में एआई का सेमिनार था। हम लोग ने एआई का सेमिनार दिया और बच्चे बहुत ही इंटरेक्टिव थे। हमने उनसे उनके बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चंस रहे। बड़ा अच्छा लगा मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करके कॉलेज के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एफर्ट्स में, प्लेसमेंट्स के एफर्ट में कुछ कंट्रीब्यूट करके आई होप मैंने कुछ उन्हें गाइडेंस दी जो उनके यूज़फुल रहेगी। डॉक्टर संजय माथुर सर ने, प्रिंसिपल सर ने के इनविटेशन से ये संभव था। एंड अगर आगे भी वो इनवाइट करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी बच्चों से वापस मिलके और उन्हें और गाइडेंस देके।
थैंक यू सो मच। Today we have attended the seminar on AI and Smart Tech by Salim sir. It was a lovely experience to learn various things from him, and it is very helpful because we want to achieve our goals and we want to perform well in interviews. So it was lovely and I appreciate the process and I am really happy to learn various things from it. Thank you. AI के अंदर सेमिनार हुआ था, इसके अंदर की स्पीकर सालिम सर थे। उन्होंने हमें AI के थ्रू इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में बताया कि आप AI का यूज़ करके इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन के लिए हमें क्या टेक्नोलॉजीज और किन डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना चाहिए, कैसे अपनी स्टडी करनी चाहिए और उनका यूज़ हम AI के थ्रू स्टडी करना कैसे कर सकते हैं। AI का इम्पैक्ट, AI की हिस्ट्री हमें बताई थी कि AI कैसे इन्वॉल्व हुआ। पहले एक सर्च इंजन के थ्रू बना था, उसके बाद में नाउ वी आर यूजिंग LLMs, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स लाइक ChatGPT 4.2 एंड एक्सेट्रा। भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तत्वावधान में कलेक्ट्रेट के बाहर संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा और सामाजिक न्याय के लिए हो रहे राष्ट्रव्यापी जेल भरो एवं 1 जुलाई 2025 के भारत बंद के संबंध में जिला कलेक्टर लोकबंधु को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अपनी विभिन्न मांगे रखी। भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट के बाहर संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा और सामाजिक न्याय के लिए हो रहे राष्ट्रव्यापी जेल भरो एवं 1 जुलाई 2025 के भारत बंद के संबंध में जिला कलेक्टर लोकबंधु को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देकर संस्था के प्रभारी ने बताया कि लोकतंत्र एवं मताधिकार के मालिक अधिकार की रक्षा हेतु चुनाव प्रक्रिया में सुधार, भारत की समस्त जनता की भावना के विरोध में जबरन चुनाव प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से असंवैधानिक ईवीएम मशीन का उपयोग किया जा रहा है, जिससे आम चुनावों में ईवीएम मशीन द्वारा हुए धांधली के कई सारे उदाहरण सामने आए हैं। समस्त भारतीय समाज के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में ईवीएम को हटाने के लिए समस्त बैलेट पेपर से पारदर्शी चुनाव कराने के लिए यह जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। साथ ही जाति आधारित जनगणना की मांग केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना से इनकार करना संविधान विरोधी है। यह पिछड़े वर्ग को विकास की योजनाओं एवं आरक्षण से और समस्त संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखने की साजिश है। इसको उजागर करते हुए पिछड़े वर्ग की जाति आधारित जनगणना न करने के पिछड़े वर्ग विरोधी नीति के विरोध में यह जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। हमारे 4-5 मुद्दे हैं। एक तो बोध गया वाला है, दूसरा ईवीएम का है, जातिगत जनगणना का है। उसके तहत है ना आज हमारा चौथा चरण है और 5वां चरण हमारा 1 मई का है, जो पूरे हिंदुस्तान उसमें बंद किया जाएगा। क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांगे ये है कि एक तो बोध गया हमारे को सुप्रत किया जाए, क्योंकि वो बौद्धों का स्थान है, उस पर पंडितों ने कब्जा करा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि वो हमको समर्पित करे सरकार। दूसरा मुद्दा है ईवीएम का, तो हम ये चाहते हैं कि ईवीएम के तहत मतलब ईवीएम का जो वोटिंग होती है वो गलत होती है, उसका मतलब मिसयूज होता है, तो हम चाहते हैं बैलेट पेपर से उसका मतलब चुनाव हो ताकि पारदर्शी चुनाव हो। और तीसरा मुद्दा है हमारा जातिगत जनगणना का, जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी है। हम आज 85% हम लोग हैं, आदिवासी मूल निवासी हैं, सब हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी जातिगत जनगणना करें ताकि जो दूसरा जो पक्ष है जिन्होंने कब्जा करा हुआ है 15%, वो कब्जा उनका ख़त्म हो गया और हमको सत्ता में प्रतिनिधित्व मिले। तीसरा मुद्दा ये है ओबीसी की जाति गणना के तहत। और चौथा है कि हम अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं कि भाई सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, हमारा ये चौथा मुद्दा है। और अगर इसके बावजूद ही हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, वैसे तो आज हमको 6 महीने से हम ये प्रयास कर ही रहे हैं। पहले ज्ञापन दिया, फिर धरना दिया, फिर रैली करी, आज जेल भरो आंदोलन है। 1 मई को हमारा बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के द्वारा राजस्थान सरकार के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के लिए विवादित टिप्पणी करने के विरोध में अजमेर युवा कांग्रेस द्वारा 8 अप्रैल को शाम 4 बजे बजरंगगढ़ चौराहा पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें आहूजा की तस्वीर लगाकर गधे को बजरंगगढ़ चौराहा पर घुमाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के द्वारा राजस्थान सरकार के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के लिए विवादित टिप्पणी करने के विरोध में अजमेर युवा कांग्रेस द्वारा 8 अप्रैल को शाम 4 बजे बजरंगगढ़ चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया।
मोहित मल्होत्रा, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस अजमेर ने बताया कि अलवर में रामनवमी पर राम मंदिर के प्रतिष्ठान पूजा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के पूजा अर्चना कर जाने के बाद जिस तरह बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने मंदिर में गंगाजल छिड़ककर विवादित बयान दिया, जिसके विरोध में बजरंगगढ़ चौराहा पर गधे रूपी ज्ञानदेव आहूजा का तस्वीर लगाकर गधे को बजरंगगढ़ चौराहा पर घुमाकर विरोध प्रदर्शन किया। सागर मीणा जिला सचिव कांग्रेस ने बताया कि ज्ञानदेव आहूजा मीडिया के समक्ष आकर टीकाराम जूली व समस्त दलित समाज से माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगी गई तो युवा कांग्रेस व समस्त कांग्रेस जन मिलकर SC/ST आयोग में ज्ञानदेव आहूजा की शिकायत दर्ज कराएंगे। प्रदर्शन करने वालों में लोकेश शर्मा जिला सचिव कांग्रेस, मोहित मल्होत्रा जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस अजमेर, सागर मीणा जिला सचिव कांग्रेस आदि युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजमेर युवा कांग्रेस ने बीजेपी के पूर्व MLA ज्ञानदेव आहूजा जी, जिनकी ऐसी सोच है, बीजेपी के अंदर ऐसी शिक्षा दी जाती है कि आपस के अंदर जिस तरीके से कई बार तो बीजेपी इस तरीके से केंद्र जो शासन है बीजेपी का वो ऐसी बात करते हैं आपस में भाईचारे की, और दूसरी तरफ जो दलित वर्ग है उनके लिए इस तरीके की गलत तरीके की टिप्पणी करते हैं। जिस तरीके से ज्ञानदेव आहूजा ने जब हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जो मंदिर में गए और मंदिर में जाने के बाद में जिस तरीके से बीजेपी के जो पूर्व विधायक है उसने गंगाजल झड़क कर और जो गलत तरीके की टिप्पणी करी, उसी विरोध में आज युवा कांग्रेस ने यहाँ पर गधे के ऊपर ज्ञानदेव आहूजा जी का मुकुट लगाकर हमने विरोध प्रदर्शन करा। और युवा कांग्रेस का यही संदेश दिया जाता है कि ज्ञानदेव आहूजा जी में बुद्धि नहीं है, बुद्धि की कमी है, इसलिए आज हमने गधे पे उनकी फोटो लगा के बताया कि वो गधे हैं। तो इसी तरीके से जो गधा होता है जिनमें बुद्धि नहीं होती वो इस तरीके की बातें करते हैं। तो युवा कांग्रेस की मांग है वो समक्ष मीडिया के सामने आकर और माफ़ी मांगे, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से माफ़ी मांगे, अन्यथा युवा कांग्रेस और विरोध प्रदर्शन करेगी जिसकी जिम्मेदारी बीजेपी की होगी। आज युवा कांग्रेस द्वारा जो ज्ञानदेव आहूजा पूर्व विधायक है बीजेपी के, उन्होंने मंदिर जाने के ऊपर जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जी जूली, उनको लेकर जो है शोभनीय टिप्पणी करी और उन्होंने जो गंगाजल से मंदिर को धोया, उससे उनकी दोगली मानसिकता पता चलती है। ये लोग वो लोग हैं जो संविधान को ही नहीं मानते और ये सर्वविदित है बीजेपी के अंदर ऐसे दो मुंह वाले चेहरे बहुत सारे हैं। हमारी ये मांग है कि वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे नेता प्रतिपक्ष से, नहीं तो कभी भी उनका अजमेर के अंदर कोई प्रोग्राम हुआ तो यहाँ पे युवा कांग्रेस उनका पुरजोर विरोध करेगी। अजमेर में हेवी स्मोकिंग के कारण 65 साल के बुजुर्ग के पेट से लेकर पैरों की नसें ब्लॉक हो गई। बुजुर्ग को चलने फिरने में तकलीफ होना शुरू हो गई। यहाँ स्थिति की गंभीरता को देखते हुए JLN हॉस्पिटल में दुर्लभ बाईपास सर्जरी कर मरीज को राहत दी गई। मरीज के शरीर में 80 सेंटीमीटर की आर्टिफिशियल नस को लगाया गया। इसके बाद दोनों पैरों में ब्लड सर्कुलेशन शुरू किया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया, अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे के साथ ही मीडिया प्रभारी डॉक्टर अमित यादव ने आज इसकी जानकारी दी। अजमेर में हैवी स्मोकिंग के कारण 65 साल के बुजुर्ग के पेट से लेकर पैरों की नसें ब्लॉक हो गई। बुजुर्ग को चलने फिरने में तकलीफ होना शुरू हो गई थी, जहां स्थिति की गंभीरता को देखते हुए JLN हॉस्पिटल में दुर्लभ बाईपास सर्जरी कर मरीज को राहत दी गई। मरीज के शरीर में 80 सेंटीमीटर की आर्टिफिशियल नस को लगाया गया। इसके बाद दोनों पैरों में ब्लड सर्कुलेशन शुरू किया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया, अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे के साथ ही मीडिया प्रभारी डॉक्टर अमित यादव ने आज इसकी जानकारी दी। CTVS विभाग के डॉक्टर प्रशांत कोठारी ने बताया, किशनगढ़ निवासी शिवराज चलने फिरने के साथ ही घाव और अन्य तकलीफ होने पर हॉस्पिटल आए थे। मरीज करीब 4 से 5 सालों से परेशान थे। उन्हें भर्ती कर CT एंजियोग्राफी जांच करवाई। मरीज के पेट से लेकर दोनों पैरों तक की पूरी नसें बंद मिली थी। ज़्यादा हैवी स्मोकिंग के कारण मरीज को परेशानी हुई थी। इसके बाद मरीज की बाईपास सर्जरी करने का डिसीजन लिया गया था। डॉक्टर कोठारी ने बताया, मरीज के कंधे से 80 सेंटीमीटर लंबा NPTFE डाली गई, जिसे मरीज के दोनों पैरों से जोड़ा गया। इसके बाद से मरीज के पेट से लेकर दोनों पैरों तक ब्लड सर्कुलेशन शुरू हुआ। इस ऑपरेशन में पूरे 9 घंटे लगे थे। अगर ऑपरेशन के वक्त कुछ भी गड़बड़ी होती तो मरीज के हाथों को पैरालाइज भी हो सकता था। ऑपरेशन पेट को बिना खोले किया गया। वहीं दूसरी ओर प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया ने बताया कि अगर मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता तो करीब उसका 5 लाख का खर्चा आ सकता था। JLN हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत यह फ्री किया गया है। आर्टिफिशियल नस को भी हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे के विशेष अनुमति से मंगवाया गया है, जिसकी कीमत करीब 85,000 रुपये है।
में पहली बार ऐसा हुआ कि पैरों की नसों में मिनिमल इन्वेजिव बाईपास सर्जरी कर उसकी पैरों की नसों को खोला गया है, जिसमें एक ग्राफ्ट लगाया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक 65 वर्षीय पुरुष आता है जो कि 15-20 सालों से पीड़ित है। बीड़ी पीने से उसके नीचे पैरों की नसें जाम हो गई है, उसकी वजह से पेरिफेरल आर्टरी डिजीज डेवलप हो गई और चलने पर उसको क्लाउडिकेशन होता है। क्लाउडिकेशन मतलब पैरों में भारीपन आना, दर्द होना, पैरों में सूनापन महसूस करना। तो इसकी वजह से उसे काफ़ी असुविधा का चलने में दिक्कत आ रही थी। वो हमारे डॉक्टर प्रशांत कोठारी से मिले जो कि सिटी सर्जन हैं। उन्होंने पाया कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ काफ़ी लॉन्ग उसका ब्लॉकेज है, क्योंकि ये बर्जर डिजीज़ या फिर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ बनने से हो जाती है। उन्होंने डायग्नोसिस किया, फिर प्लान किया कि क्यों न इसके एक लॉन्ग सर्जरी टनल बना के की जाए। तो उन्हें एक ब्रेकियल आर्टरी से फीमोरल आर्टरी को एक टनल के द्वारा एक मार्ग बना के उन्होंने मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से ग्राफ्ट लगाया। फिर उसी एक पैर से दूसरे पैर की आर्टरी को नया जोड़ा, जिससे वो फ्लो बड़ा काफ़ी मेंटेन रहे और उसके पैरों में खून का दौरा दौड़ने लगे। इस तरह से इनके इलाज के बाद जब ये ऑपरेशन किया गया, मरीज को उसके बाद पैरों में खून का दौरा बढ़ा, इससे काफ़ी अच्छा राहत महसूस किया। आज वो हमने डिस्चार्ज करने का प्लान किया है, काफ़ी स्वस्थ हैं और आप देख पाएंगे आप हमारे टीवी पे इस तरह से एक लॉन्ग ग्राफ्ट यहाँ से लेकर पूरा पैरों को जोड़ा गया है। तो इसके लिए हमारे JLN की CTVS टीम, एनेस्थीसिया टीम, यहाँ का नर्सिंग स्टाफ बधाई का पात्र है। डॉक्टर प्रशांत कोठारी के साथ जो टीम में रहे हैं वो डॉक्टर तेजकरण सैनी, डॉक्टर कुशांक शर्मा, डॉक्टर कुलदीप जी, डॉक्टर एकता, डॉक्टर राघवेंद्र, डॉक्टर प्रतीक, डॉक्टर कमलेश और नर्सिंग कर्मी राकेश, नर्मदा जी, रेखा जी, जयंत जी, ललिता जी साथ में रहे हैं। इस सभी टीम वर्क के साथ हमारा ये सफल ऑपरेशन हुआ। ये राजस्थान में हमारा जटिल ऑपरेशन प्रथम बार है। इस टाइप का ये पैकेज नहीं होता और उसको हमने RG से जो गवर्नमेंट की माई योजना की तरह स्कीम में 85,000 रुपीज़ का ही है। बाहर जाए तो ये 1.5 से 2 लाख रुपए का होता। हमारे पास में 85,000 रुपीज़ का ही पड़ा फीस और उसके बाद में मरीज़ को दर्द से बहुत कंफर्ट मिला है। आप ये खुद भी इसको पूछ सकते हैं। दिन प्रतिदिन हमारा डिपार्टमेंट विभाग नए कार्य कराया जा रहा है और इसमें जो भी हम आपको प्रगति हो रही है उसको हम अपडेट करते हैं। पेशेंट हमारे पास में मार्च के महीने में आए थे और जब हमने इनको देखा तो हमने इनकी सबसे पहले हम जांच कराने के लिए देखते हैं CT एंजियो में कि CT एंजियो में कहाँ ब्लॉकेज है और हमें क्या करना है। तो हमने जैसे एंजियो कराई तो इनकी पेट की नस वो पूरी तरह से ब्लॉक थी। तो बाईपास जो भी हम करें, हमारे पास बाईपास ही ऑप्शन होता है। तो बाईपास जो भी करते हो पेट से तो अवेलेबल था नहीं रास्ता। अब रास्ता बचा कंधे की आर्टरी का, तो वहां से हम नीचे पैर तक ग्राफ्ट लेके आए। उसमें हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब और प्रिंसिपल सर का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि कोई भी पैकेज कोड था वो इतने लंबे ग्राफ्ट का, वो 85,000 का तो ग्राफ्ट ही अकेला होता है, बाकी प्रोसीजर अलग। तो सर ने स्पेशल परमिशन दी। हम उसके बाद हमें ये ग्राफ्ट हमारा इंटेंट हुआ आया और हमने इसको प्लान किया। अब ऐसे पेशेंटों में क्योंकि ये डिजीज बहुत एडवांस होती है तो इसमें क्या रहता है, हम तो मिनिमली इन्वेसिव करना चाहेंगे बट इन पेशेंट ये रेस्पॉन्ड अच्छा करें। कई बार क्या होता है, आप ये जो आर्टरी एक्सपोज कर रहे हो इसमें पैरालिसिस का बहुत डर रहता है, क्योंकि पूरा का पूरा नसें जो हाथ की वहीं से चलती हैं। तो पेशेंट को बाद में पैरालिसिस का एपिसोड आ सकता है, हाथ ऊपर नहीं उठने की दिक्कत हो सकती है। तो हमने टोटल ऑपरेशन 9 घंटा चलाई है और चीरे छोटे लगे, हमने आराम से किया और मतलब ईश्वर की कृपा रही कि ये सही सलामत आज ये जा रहे हैं। प्रॉब्लम कोई मोटरसाइकिल की लाग गई, वो 6-7 महीना तक ठीक नहीं हुई। फिर मैं यहाँ आया डॉक्टर साहब को, पहले किया हुआ ऑपरेशन हो, फिर ऑपरेशन किया, बाद में तैयार हो गया। दिक्कत क्या आ रही थी पैर में? दिक्कत उसके काम नहीं आ रहे थे। अच्छा, 6-7 महीना से वो ऐसा ही है, उसी जगह डब्बे लेते हैं। पैर काम नहीं कर रहा था? हाँ, पैर काम नहीं कर रहा था। ये आज के 1 महीना पहले की बात है। अच्छा, अब क्या स्थिति है? अभी बात तैयार। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.
राजस्थान सरकार द्वारा नगर निगम व पंचायतों के पुनर्गठन व परिसीमन मामले के प्रस्ताव को देखते हुए बलवंता ग्राम के ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और बलवंता गांव में ग्राम पंचायत बनाने के लिए लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। राजस्थान सरकार द्वारा नगर निगम व पंचायतों के पुनर्गठन व परिसीमन मामले के प्रस्तावों को देखते हुए बलवंता गांव के ग्रामीण अजमेर कलेक्ट्रेट पहुंचे और बलवंता गांव में ग्राम पंचायत बनाने के लिए लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया, जहां लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा पुनर्गठन व परिसीमन करने के तहत सभी ग्रामीण आशान्वित थे कि बलवंता में अलग से ग्राम पंचायत बनाई जाएगी, परंतु वर्तमान में आए प्रस्तावों में बलवंता को गांव दाता के अंतर्गत ही जोड़ रखा। लोगों ने आरोप लगाया कि जाटिया गांव को राजनीतिक दबाव के चलते अलग ग्राम पंचायत बना दिया गया है, जो असहनीय है। लोगों ने बताया कि गांव बलवंता 2011 की जनगणना के अनुसार तहसील का सबसे बड़ा गांव है, जिसमें जनसंख्या करीब 3019 है। पटवार मंडल, राजस्व ग्राम, उप स्वास्थ्य केंद्र, सीनियर सेकेंडरी विद्यालय है। बावजूद इसके बलवंता में ग्राम पंचायत नहीं है, जिसके चलते ग्रामीणों ने बलवंता को ग्राम पंचायत बनाने की मांग की है, जहां बलवंता के करीब 50 ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ग्राम पंचायत दाता से आए हैं। ग्राम बलवंता हमारा गांव है। ग्राम पंचायत का जो अभी पुनर्गठन और नवीनीकरण चल रहा है, उसमें हमारे गांव को पंचायत बनने का पूरा अधिकार था, पूरा हक था। हम पूरे आशान्वित थे कि हमारे गांव को अलग ग्राम पंचायत बनाया जा रहा है। फिर भी अभी जो प्रस्ताव की तैयार किए गए हैं, उसमें कलेक्टर साहब ने हमारे गाँव को ग्राम दाता में ही जोड़ के रखा है और जाटिया, जो कि हमारी ग्राम पंचायत का एक छोटा सा गाँव है, उसको राजनीतिक दबाव में आकर अलग ग्राम पंचायत बना दिया गया है, जो कि बिल्कुल सहनीय नहीं है। हमारे पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर आज भी पूर्ण रूप से आंदोलन करने के लिए जा रहे थे, रोड जाम करने के लिए जा रहे थे। उन्हें हमने समझाया और उन्हें रोका। फिर हमने 50 लोग यहाँ पर आए हैं कलेक्टर साहब को सांकेतिक धरना प्रदर्शन के लिए, ताकि उनको एक मैसेज पहुँचाया जाए कि आगे कुछ भी अगर बड़ा होता है आंदोलन, उसकी जिम्मेदारी कलेक्टर साहब की होगी, न कि गाँव वालों की होगी। अब हम पर फिर केस नहीं लगा सकते राजद्रोह का और किसी भी प्रकार का। हमारी मांग है हमारे ग्राम बलवंता को, जो कि पंचायत का सबसे बड़ा गांव है, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या 3019 है, जो कि तीनों गांव में सबसे ज़्यादा है। हमारे गांव में पटवार मंडल है, राजस्व ग्राम है, हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र है, 12वीं तक स्कूल है, बोर्ड का सेंटर है, सारी सुख सुविधाएं। फिर भी अगर हमें ग्राम पंचायत नहीं बनाया जाता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे, कलेक्ट्रेट पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे और हजारों की संख्या में आकर यहाँ पर पेंशनर्स के हितों पर कुठाराघात से संबंधित सीसीए पेंशनर नियम संशोधन विधेयक 2025 को वापस लेने के संबंध में प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री के नाम राजस्थान पेंशनर समाज पुष्कर की ओर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर गजेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान पेंशनर समाज के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राजस्थान पेंशनर समाज ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का घोर विरोध करते हुए उन्हें इस विधेयक पर पुनर्विचार कर पेंशनरों के हितों में निर्णय लेने की मांग की। पेंशनर्स के हितों पर कुठाराघात से संबंधित सीसीए पेंशन नियम संशोधन विधेयक 2025 को वापस लेने के संबंध में वित्त मंत्री के नाम राजस्थान पेंशनर्स समाज पुष्कर की ओर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर गजेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा, जहां पेंशनर्स ने ज्ञापन देते हुए बताया कि विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित करने व पेंशनरों को तिथि के आधार पर वर्गों में बांटकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है। साथ ही डीएस नकारा मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के ऐतिहासिक निर्णय को चुनौती दी है। बताया कि सभी पेंशन प्राप्त करने वाले देश के करोड़ों पेंशनरों के हितों पर कुठाराघात करने वाले वित्त विधेयक का पुरजोर विरोध करता है। 7वीं सीपीसी, जिसे 1 जनवरी 2016 से पहले और 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों के बीच समानता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था, यह विधेयक इस प्रकार की समानता को खत्म कर देता है। इसके अलावा जब से 8वीं सीपीसी की घोषणा की गई है, देश भर के पेंशन भोगी अपने पेंशन संशोधन और 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त
हुए पेंशन भोगियों और 1 जनवरी 2026 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों के बीच समानता बनाए रखने के बारे में चिंतित है। राजस्थान पेंशनर समाज के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राजस्थान पेंशनर समाज ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का घोर विरोध करते हुए उन्हें इस विधेयक पर पुनर्विचार कर पेंशनरों के हित में निर्णय लेने की मांग की है। आज हमने हमारे जो पेंशनर समाज के जो हमारे सेवानिवृत्त जो पेंशनर बंधु हैं उनके हितों पे कुठाराघात करते हुए भारत सरकार ने एक विधेयक पारित किया है, जिसके अंदर 31/12/25 से पूर्व जो सेवानिवृत्त पेंशनर हैं वो और 1/1/26 के बाद जो पेंशनर सेवानिवृत्त होंगे उनके हितों के बारे में जो भी वित्तीय फैसले हैं, जिसमें वेतनमान के लाभ हैं वो लाभ हैं, उनमें उसको कैटेगराइजेशन कर दिया। मतलब यानी कि 31/12/25 के पहले जो सेवानिवृत्त हुए हैं उन लोगों को 8वें वेतन आयोग का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा और 1/1/26 से जो सेवानिवृत्त होंगे उनको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार की असमानता जो इन्होंने सरकार ने की है, इसके विरोध में हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमने अतिरिक्त जो कलेक्टर सूर्य नगर एवं सर्वेश्वर नगर कॉलोनी को नगर परिषद पुष्कर में सम्मिलित करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर सूर्य नगर से रैली निकाली। रैली चुंगी चौकी, अंबेडकर सर्किल, मेला मैदान, ब्रह्म चौक, बद्री घाट होते हुए नगर परिषद पहुंची। नगर परिषद परिसर में सभी महिलाओं और पुरुषों ने रामधुनी का पाठ किया। इसके बाद नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा को ज्ञापन सौंपा। सूर्य नगर एवं सर्वेश्वर नगर कॉलोनी को नगर परिषद पुष्कर में सम्मिलित करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर सूर्य नगर से रैली निकाली। रैली चुंगी चौकी, अंबेडकर सर्किल, मेला मैदान, ब्रह्म चौक, बद्री घाट होते हुए नगर परिषद पहुंची। नगर परिषद परिसर में सभी महिलाओं और पुरुषों ने रामधुनी का पाठ किया। इसके बाद नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा को ज्ञापन सौंपा, जहां लोगों ने ज्ञापन सौंपकर बताया कि पुष्कर की देवनगर रोड स्थित सूर्य नगर एवं सर्वेश्वर नगर कॉलोनी को नगर परिषद पुष्कर में शामिल किया जाए। यह दोनों कॉलोनियां ग्राम पंचायत बासेली में आती हैं तथा पैराफेरी क्षेत्र नगर परिषद पुष्कर में आता है तथा पानी का बिल और बिजली का बिल भी पुष्कर शहर के शुल्क के द्वारा लिया जाता है। वहीं नक्शा चार्ज, कन्वर्ट चार्ज नगर परिषद पुष्कर को भुगतान किया जाता है। वर्षों से सड़क, नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इसके साथ ही रेलवे लाइन आने के कारण यह दोनों कॉलोनियां ग्राम पंचायत बासेली से कट गई हैं, जिसके चलते इसके विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई बार इस संबंध में ज्ञापन भी दिया जा चुका है, जिसके बावजूद आज दिन तक मांगे पूरी नहीं की गई है, जिससे आमजन में रोष है। स्थानीय लोगों ने सूर्य नगर और सर्वेश्वर नगर कॉलोनी को ग्राम पंचायत बासेली से स्थानांतरण करके नगर परिषद पुष्कर में शामिल करने की मांग की गई है। के पास दो कॉलोनियां हैं, सूर्य नगर और सर्वेश्वर नगर। ये लोग चाहते हैं कि अभी जो नगर परिषद में जो परिसीमन चल रहा है, उनको इन दोनों की जो कॉलोनियां हैं उनको नगर परिषद में जोड़ा जाए। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8 जनवरी 2025 को ही नगर परिषद द्वारा इन दोनों को नगर परिषद एरिया में जोड़ने के लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को प्रस्ताव भेज दिया था। उनके स्तर पर भी राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा हुआ है, लेकिन चूंकि वर्तमान में जो आपत्ति प्रकाशन की तिथि थी वो 27 मार्च से चल रही है। अभी आपत्ति का ही काम चल रहा है, लेकिन अभी हमारे पास इन दोनों कॉलोनियों को परिसीमन में जोड़ने का प्रस्ताव स्वीकृत होकर प्राप्त नहीं हुआ है। शायद इसी संदर्भ में लोगों ने हमको ज्ञापन दिया है। सर्वेश्वर नगर को लेके हमने ज्ञापन दिया है नगर परिषद आयुक्त साहब को और इसे नगर परिषद में शामिल करने के लिए, और हमारी कई समय से मांगे चल रही है। हमने कल कलेक्टर साहब को भी दिया था और आयुक्त को भी दिया। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि सूर्य नगर और नगर परिषद को नगर परिषद में शामिल करने की प्रोसेसिंग चल रही है। और हमारे लोकप्रिय विधायक सुरेश जी रावत पे भी हमें विश्वास है कि आज भारतीय जनता पार्टी का ये परिवार है, उनकी मांगे वो मानेंगे और इसको जोड़ के सबको खुशियाँ की प्रदान करेंगे। आपने रैली निकाली है, किस तरह की रैली निकाली है? ये हमने शांतिपूर्वक सूर्य नगर से लेके अपने अंबेडकर सर्किल बाजार होते हुए नगर परिषद तक हमने रैली निकाली है। सर्वेश्वर कॉलोनी शामिल करने के लिए आगे क्या करोगे? आगे कुछ नहीं, हमें विश्वास दिलाएगा, नहीं दिलाएंगे तो हम आगे और भी जो भी कार्य होगा वो हम करेंगे। क्यों जुड़ना चाहते हो आप? क्योंकि हमारे मूल सुविधा से हम वंचित है। वहाँ रोड, नालियाँ, गंदगी का आतंक है। आज तक कभी भी किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है वहाँ पे। हमारे सभी कॉलोनी वासी सूर्य नगर, सर्वेश्वर कॉलोनी और आसपास में जो इनसे लगती हुई कॉलोनी है, सबसे बड़ी वहाँ पर परेशानी हमारी है मूलभूत सुविधा, जिसमें गंदगी की भरमार है। नालियों के गंदा पानी का कोई निकासी नहीं है और जो प्रत्येक व्यक्ति अगर नल कनेक्शन लेना चाह रहा है तो उसकी भी पाइपलाइन नहीं है और कनेक्शन लेने के लिए 200 मीटर के पाइप उनके अपने खर्चे पर बिछाने पड़ रहे हैं। अगर आगे वैसे आज हम नगर आयुक्त साहब को आज ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उन्होंने ये बताया गया कि सूर्य नगर कॉलोनी, सर्वेश्वर नगर को इसको रेवेन्यू विलेज घोषित करने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है
और जल्द से जल्द इस कार्य को ये हो जाएगा। आपने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया? वहाँ पर ज्ञापन देने पर उनको बोला कि अभी आपत्तियों को मांगने का समय चल रहा है, जब तक आपत्तियों का यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। मंत्री की ओर से अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 142 लाख रुपए की लागत से बनाए गए पार्क का लोकार्पण किया गया और 10 करोड़ की लागत राशि से बनने वाली सड़क का भी शिलान्यास किया गया। इस मौके पर मंत्री खर्रा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का मत रहेगा कि निर्माण गलत हुआ है तो फिर जिस कालखंड में यह काम हुआ उस कालखंड में कब कैसे किसके प्रस्ताव से काम हुआ इसकी निष्पक्ष जांच करके आगे की जांच करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी और विधायक अनीता बघेल सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। मंत्री की ओर से अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 142 लाख रुपए की लागत राशि से बनाए गए पार्क का लोकार्पण किया गया और 10 करोड़ की लागत राशि से बनने वाली सड़क का भी शिलान्यास किया गया। पार्क का लोकार्पण करने के बाद मंत्री झावर सिंह खर्रा पास में बनी अन्नपूर्णा रसोई में पहुंचे और उसका औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी और विधायक अनीता बघेल सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत किए गए कार्यों को लेकर भी एनजीटी ने सवाल खड़े किए थे और तत्कालीन सरकार के दौरान किस तरह से प्रस्ताव रखे गए इसकी भी निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इस मामले में मजबूती से अपना पक्ष रखा जाएगा जिससे कि इसे बचाया जा सके, लेकिन अगर इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना फैसला सुनाते हैं तो वह भी मान्य होगा। मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आना सागर झील के किनारे निर्माण हुआ है, उसे गलत मानते हुए उसको लेकर एनजीटी में मामला दर्ज हुआ था। चलते चलते मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ और उसी के अंतर्गत उनको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे लेकर आदेश दिए हैं। अंतिम निर्णय से पहले फिर एक पेशी और सरकार से जवाब तलब किया है। उन्होंने कहा कि प्रयास करेंगे कि हम अपना पक्ष मजबूती के साथ रखें और फिर भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति सर्वोच्च न्यायालय का मत रहेगा कि निर्माण गलत हुआ है तो फिर जिस कालखंड में ये काम हुआ है उस कालखंड में कब कैसे किसके प्रस्ताव से काम हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच करके आगे की जांच करेंगे। कोटा रिवर फ्रंट में भी हुई पैरवी के सवाल पर मंत्री ने कहा कि कोटा का भी मामला एनजीटी में था। परसों मेरे संज्ञान में लाया गया कि कोटा के चंबल रिवर फ्रंट को लेकर भी संभावित सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर होने वाली है। जब न्यायालय का समन आएगा और रीट की प्रति आएगी तो उसका अध्ययन करने के बाद ही ज्यादा जवाब देने में सक्षम रहूंगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि 7 वंडर सहित अलग अलग निर्माण कार्य के दौरान किसी न किसी स्तर पर लापरवाही जरूर रही होगी, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को इतना कठोर कदम उठाने और निर्णय देने को बाध्य होना पड़ा होगा। इस सब की समीक्षा करने के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय आएगा, उसके बाद ही विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस दौरान यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा की ओर से झावर सिंह खर्रा को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देकर स्मार्ट सिटी के तहत हुए निर्माण के बाद कोर्ट ने तोड़ने के आदेश दिए हैं। इस मामले में जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बिल्कुल सड़क का भी एक लोकार्पण होना है। माननीय हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक अनीता जी बघेल के प्रयासों से ये दोनों काम स्वीकृत होकर आज पूर्णता पे पहुँचे हैं और अनीता जी बघेल के आग्रह पर ही आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। राजस्थान में माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार हो, चाहे भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली हो, विकास और जन कल्याण के लिए सदैव कटिबद्ध है और उसी सोच के साथ ये सड़क और इस गार्डन का निर्माण हुआ और आज आप सबकी उपस्थिति में इसका लोकार्पण होगा। सबसे पहले स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये जो झील के किनारे निर्माण हुए उसको लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मामला दर्ज हुआ था और वहाँ से चलते चलते माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक वो मामला पहुँचा। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ है और उसी के अंतर्गत उनको तोड़ने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिया है। अंतिम निर्णय से पहले फिर एक पेशी है, सरकार से और जवाब तलब किया है। प्रयास करेंगे कि हम अपना पक्ष मजबूती के साथ रखें। फिर भी अगर पर्यावरण संरक्षण के प्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह मत रहेगा कि ये निर्माण गलत हुआ है, फिर जिस कालखंड में ये सारा काम हुआ है उस कालखंड में कब कैसे किसके प्रस्ताव से सारा काम हुआ इसकी निष्पक्ष जांच करके आगे की कार्रवाई करेंगे। कोटा में भी एनजीटी में था और अभी परसों मेरे संज्ञान में लाया गया है कि कोटा के चंबल रिवर फ्रंट को लेकर भी संभवतः है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर होने वाली है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का समन आएगा और रिट की प्रति आएगी उसका अध्ययन करने के बाद ही उस
के बारे में मैं आपको ज़्यादा बता नहीं। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।